स्टार्ट करते हैं और जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो, आपसे मुलाकातें हो मेरी, हैं ठीक, वो भी अच्छा रहेगा। ये आपका ओवरऑल सिलेबस होता है। आज हम गुलाम वंश को खत्म कर देंगे, गुलाम वंश कंप्लीट हो जाएगा और 2 दिनों में खिलजी वंश कंप्लीट हो जाएगा। खिलजी वंश में ज्यादा नहीं पढ़ना होता है क्योंकि आपके 3 ही रूलर हैं जो मेजर हैं, वैसे ओवरऑल 4 रूलर देखने को मिलते हैं, पढ़ लेंगे आराम से। अब कल की क्लास में क्या बात थी कि बलबन जो है वो रूलर बन चुका था। अब बलबन कैसे रूलर बना उस बात की जिक्र हमें अब यहां पर करना था। कल की क्लास में मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछे थे, प्लस यहाँ पे बलबन शासक बन चुका था। बलबन 1265 में शासक बना है। अब बलबन के बारे में और उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आप इसके लिए रेडी होंगे। तो आप इसमें, हल्का सा जुकाम है मुझे, दरअसल बैटमैन, हाँ देखा है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए बलबन, हेडिंग डाल लीजिए। गुलाम वंश चल रहा है तो सबसे पहले गुलाम वंश की हेडिंग डालो, या हेडिंग डालने का तरीका जो है काफी बेहतर आपका होना चाहिए। अगर आप अच्छे से हेडिंग डाल पाते हैं तो ये बड़ी बात है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भाई दिल्ली सल्तनत, ये हमारी यूनिट है दिल्ली सल्तनत। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर जो टॉपिक आपका चल रहा है वो क्या है सर? दिल्ली सल्तनत के अंदर जो टॉपिक चल रहा है वो है गुलाम वंश। इसके अंदर क्या चल रहा है हमारा? गुलाम वंश। यानी स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी चल रहा है टॉपिक। और स्लेव डायनेस्टी के किस रूलर की बात कर रहे हैं हम? स्लेव डायनेस्टी के किस रूलर की बात हम यहां पर कर रहे हैं सर? स्लेव डायनेस्टी का ओवरऑल जो टेन्योर है पूरी डायनेस्टी का 1206 से लेकर 90 तक है, और आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और इसके अंदर जिस रूलर की हम बात करने वाले हैं दैट इज बलबन। वो है बलबन, है रूलर बलबन, ठीक है। बलबन, बलबन रूलर कैसे बना है इस सब के बारे में हम बात करेंगे। रूलर बलबन, शासक या रूलर कौन है? बलबन है, सही बात है। चलिए सर, बलबन कौन था, कहां से आया, इसका पहले जिक्र नहीं हुआ है। चलो बच्चे इसका जिक्र कर देते हैं, ठीक है। चलिए, मिस्टर रोहित शर्मा, बेटा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद से कराया था। जी हां, मैं अपने द्वारा कही गई सभी बातों का समर्थन करता हूं। बलबन की जो पुत्री थी उसका विवाह नसीरुद्दीन महमूद से हुआ था। अगर आपको कोई इस चीज में डाउट है कृपया करके आप इस चीज को अपडेट कर दीजिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला है। मलिका ए जहान, इसकी बेटी का नाम था मलिका ए जहान सूरी, नहीं क्या नाम था, मलिका ए जहान पूरा नाम था, सरनेम जो है मलिका ए जहान बलबनी, इसकी बेटी का नाम था, जिससे विवाह होता है नसीरुद्दीन महमूद का। ठीक है बाबू, प्लीज याद रखना। क्या बलबन चहलगानी का सदस्य था? जी बेटा, बलबन चहलगानी का सदस्य था, ये बात सच है। लेकिन अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब शोर मत मचाना, बात को समझना। बलबन के बारे में हमेशा सबसे पहले याद रखना कि बलबन का जो वंश है, इसका जो वंश है वो बलबनी है, बलबनी वंश का है। बलबनी, बलबनी वंश है। बलबनी वंश मेजरली पर्शियन है। ये कैसा है? इसका पर्शियन है ये मेजरली, ये फारस में पाया जाने वाला है। यह है फारस में मुख्यतः है, फारस में मुख्यतः है, मुख्यतः था। एक पर्शियन डायनेस्टी थी, फारसी डायनेस्टी थी, पर्शियन डायनेस्टी थी, ठीक है। सर आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? यार मैं गुस्सा नहीं करता, मैं तो प्यार से बता रहा हूं, ठीक है, चीता मत बनो। अच्छा, दूसरी बात, नसीरुद्दीन महमूद के बाद यह शासक बना। नसीरुद्दीन महमूद के बाद, नसीरुद्दीन महमूद के बाद
1265 में यह शासक बना। 1265 में 1265 में शासक बना, शासक बना। He became ruler in 1265. He became ruler in 1265. English translation. ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात को बहुत ध्यानपूर्वक समझना बलबन के बारे में। बलबन, सबसे पहला पॉइंट है, यह दिल्ली सल्तनत में कैसे आया। बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, यह दिल्ली सल्तनत में कैसे आया। सर क्या यह 50 वर्ष की आयु में शासक बना था? जी हां, यह बात सच है। ये लगभग 50 और 51 वर्ष के बीच का था जब यह शासक बना, क्योंकि इसका जन्म 1216 में हुआ था, लगभग 15 और 16 के बीच में हुआ था। अब बात को समझना, दिल्ली सल्तनत में कहां से आया, दिल्ली सल्तनत में कैसे आया, में कैसे आया। ये एक बड़ा सवाल है। एंट्री इन दिल्ली सल्तनत, एंट्री इन दिल्ली सल्तनत, कि दिल्ली सल्तनत में इसकी एंट्री कैसे हुई है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, बात है कब की, 1233 की। 1233 कब की बात कर रहा हूं, 1233 की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए 1233 की बात कर रहा हूं बेटा। और 1233 में क्या हुआ था, इल्तुतमिश जो बलबन था, याद रखना, क्लियर, कौन था वो, बलबन था वो। बहुत बढ़िया। अब यहीं पर एक बात समझ लेना, ठीक है, यहीं पर अब एक बात समझ लेना जो मैं यहां बताना चाहता हूं। आगे चल के बलबन चहलगानी में शामिल हो गया, आगे चलकर बलबन को चहलगानी में स्थान मिला, चहलगानी में स्थान दिया, चहलगानी में स्थान मिला, स्थान मिला। ठीक है, ये पॉइंटर आपको समझना होगा, ये पॉइंट आपको समझना होगा। क्लास नहीं चल रही है हा? लेकिन बेटा यहां तो दिख रहा है कि आपकी क्लास नॉर्मल तरीके से चल रही है और कोई इश्यू आपको नहीं है। यहां से क्लास कंप्लीटली चल रही है। अच्छा, इधर साइड से बोर्ड कट रहा है, एक सेकंड बेटा। ठीक है, आगे चलकर बलबन को चहलगानी में स्थान मिला, ये सब चीज ठीक है। कृपया करके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभियान नहीं बताया बेटा आपने कि इल्तुतमिश ने उसको किस अभियान से खरीदा था। बहुत बढ़िया, रोहित शर्मा नाम के बच्चे ने बिल्कुल सही बताया, ग्वालियर अभियान। जी हाँ, ग्वालियर से ही इसको खरीदा गया था। अभियान का नाम था ग्वालियर अभियान। ग्वालियर, ग्वालियर आपको मध्य प्रदेश में एक स्थान देखने को मिलता है। ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक स्थान है जो आपको देखने को मिलता है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश बॉट बलबन, इल्तुतमिश बॉट बलबन, बलबन
ड्यूरिंग ग्वालियर एक्सपीडिशन। ठीक है, ये सब चीज इसके बारे में जानकारी थी। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको चहलगानी नहीं पता है, तो बेटा आपको फिर पुरानी क्लास देखनी चाहिए। ठीक है, आप पुरानी क्लास देखो तब आपको समझ में आएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, सही चल रहा है सब कुछ। ठीक है, नोट हो गया। ओके, नोटेड। नेक्स्ट आगे बढ़िए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद समझना। अब बलबन के बारे में समझेंगे। बलबन, अब बलबन एक रूलर बन चुका है। अब बलबन को एज ए रूलर हम पढ़ने वाले हैं। बलबन, अब इसको एज ए रूलर पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले किसी भी रूलर को जब पढ़ते तो उसका कार्यकाल आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज तो आपसे कार्यकाल पूछा जा सकता है कि क्या इसका कार्यकाल था। सबसे पहला कार्यकाल आपको देखने को मिलता है, जो इसका टेन्योर था वो कितना था। सर टेन्योर था 1265 से लेके 87। 1265 से लेके 87। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बलबन के द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। इसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य, किए गए प्रमुख कार्य। इंपोर्टेंट वर्क्स, इसके द्वारा जितने भी इंपोर्टेंट वर्क्स हैं उनकी बात करते हैं। इंपोर्टेंट वर्क्स की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि भाई बलबन ने, क्योंकि बलबन जानता था चहलगानी बहुत ज्यादा दिक्कत वाली चीज है। मैं एक लॉजिकल सी बात आपसे जानना चाहता हूं। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहां एक बात बताना चाहूं यहां पर, तो एक बात समझना। 1240 से लेके 42 तक कौन रहा था रूलर? 1200, ये चीज आप बताना मुझे कि भाई 1240 से लेकर 42 तक रूलर कौन था। उसके बाद 1242 से 46 तक रूलर कौन था, और उसके बाद 1246 से 65 तक रूलर कौन था। इस वाले पोर्शन में मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। देखो आप भी जानते हो यहां पर आपको देखने को मिलता है बहराम शाह, मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद, और नसीरुद्दीन, यही थे। क्लियर बात है? जी हां। अब अगर ये तीनों यहां पर देखने को मिलते हैं तो एक चीज आपको पता लग गई कि सर इन तीनों को शासक बनाना व शासक से हटाना, यह चहलगानी शासन कहलाता है। यह चहलगानी शासन था, यह चहलगानी शासन। इस वाले टाइम को ना, ये जो टाइम है पूरा, कितना टाइम बता रहा हूं मैं, 1240 से लेके 65 तक, 1240 से लेके 65 तक चहलगानी पूरी पावर में रही है। चहलगानी के द्वारा एक मजबूत रूल किया गया है। ठीक बात? तो ये चहलगानी शासन था। ये टेन्योर किस नाम से जाना जाता है? चहलगानी रूल। इसको चहलगानी रूल कहा जाता है क्योंकि चहलगानी पावर में है, बहुत ज्यादा पावर में है। जो चहलगानी चाह रही है वो कर रही है। तो यहां से ये खुद भी सदस्य था बलबन, तो बलबन को पता लगा कि अगर मुझे जीवन में आगे बढ़ना है तो मुझे सबसे पहले चहलगानी का अंत कराना होगा, क्योंकि चहलगानी के जो रूलर हैं, जो चहलगानी के रूलर हैं, ये बुद्धि खराब कर देंगे। सही बात है सर, बात तो सही है आपकी। चहलगानी के जो रूलर हैं वो बुद्धि खराब कर देंगे, क्योंकि चहलगानी के अंदर 40 लोगों का ग्रुप है जो शासक को मैनिपुलेट कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 40 लोग मिलकर शासक को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो पहले कर भी चुके हैं ये चीज। ठीक है, तो ये क्या करता है? दल चालीसा का अंत करता है, चहलगानी का अंत किया। पहला इंपॉर्टेंट काम है, इसने चहलगानी का अंत किया। अबोलिश्ड चहलगानी, अबोलिश्ड चहलगानी, अबोलिश चहलगानी। अब चहलगानी क्या होती है ये बात आप भी जानते हैं। 40 लोगों का एक ग्रुप था। ठीक है, चहलगानी को ही क्या बोलते हैं? तुर्काने चहलगानी या दल चालीसा बोला जाता है। इसी का जो दूसरा नाम है तुर्काने चहलगानी, इसी को तुर्काने चहलगानी या इसी को दल चालीसा भी कहा जाता है।
इसी को दल चालीसा भी कहा जाता है। ये सारे इसी के नाम है। इसको बनाया किसने था सर? इसको निर्माण करने की जो जिम्मेदारी थी वो इल्तुतमिश की थी। इसको इल्तुतमिश ने बनाया था, इल्तुतमिश द्वारा इल्तुतमिश ने बनाया था। अब इसको अंत किसने करा दिया है? इसको अंत करा दिया बलबन ने। चहलगानी के हर एक सदस्य की हत्या इसने कर दी। चहलगानी के हर एक सदस्य की हत्या इसने कर दी। खैर, दूसरी बात, अब ये जो टेन्योर था, ये टेन्योर बहुत ज्यादा दुर्बल था। लोगों में से शासक के प्रति डर खत्म हो गया इस कार्यकाल में। बेटा ये चीज अगर आपने नोट कर ली तो अच्छी बात है, वरना ये चीज नोट नहीं करनी है, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इस समय में लोगों से शासक का डर खत्म हो गया। लोगों से शासक का डर खत्म हो गया था, खत्म हुआ। लोगों को लगता कि अब सब फर्जी हैं, ऐसे ही ये राजा वाजा कुछ ही नहीं है, क्रैक खोपड़ी है, ये मजा नहीं है। तो इसने लोगों के बीच में डर बिठाया, लोगों के दिल दहल जामे, डर जामे। देखो, शासन दो तरीके से हो सकता है, या तो प्यार से या फिर मार से। अब सीधी बात है, अगर आप लोगों के साथ प्यार दिखाओगे ज्यादा, ये बात आप भी जानते हो, तो प्यार दिखा के लोग हो जाए उदमा थोड़े से, 4 दिन हंस बोल के बात करो, ठीक है। मतलब एक तो होता है जेन्युइनली प्यार, लेकिन आप जेन्युइनली प्यार सबसे नहीं कर सकते। कभी भी कोई राजा वो नहीं हो सकता जो सबसे प्यार करे। राजा को कुछ कठोर डिसीजन लेने पड़ते हैं, तभी वो शासन कर सकता है। आप हर एक उंगली को एक जैसा नहीं देख सकते, सबका पैमाना एक नहीं हो सकता। तो लोगों को शासक के तौर पर अगर किसी व्यक्ति को वो देखना चाहते हैं तो उसको कठोर डिसीजन लेने पड़ेंगे। दम चाहिए भाई साहब, बस वो दम वाली बात है। नहीं, अब दम वाली बात अगर यहां देखने को मिल रही है तो यहां पे लोग चाहिए मजबूत, ठीक है। या तो प्यार से, मार से। प्यार से ये लोग मान नहीं रहे थे तो मार दिखानी पड़ी, तो इसने लोह व रक्त की नीति शुरू करी, लोगों को डराने के लिए लोह व रक्त की नीति शुरू की, लोह व रक्त की नीति प्रारंभ की। तो इसने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी स्टार्ट की, आयरन ब्लड पॉलिसी। अब आयरन ब्लड पॉलिसी क्या होती थी सर? आयरन एंड ब्लड पॉलिसी ये होती थी कि अपने शत्रु के साथ लोहे का यूज करके उसका खून बहा दो, अपने शत्रु के साथ लोहे का यूज करके उसका खून बहा दो, ये बात थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, इसने सिजदा व पापोश नीति प्रारंभ की। सिजदा व पापोश नीति प्रारंभ की, सिजदा व पापोश नीति प्रारंभ की। ही इनिशिएटेड सिजदा पापोश। सिजदा पापोश। अब सिजदा पापोश का मतलब क्या होता है कि अगर आप सिजदा करना चाहते हो सुल्तान का तो पापोश आपको करना पड़ेगा। पापोश का मतलब होता है पैरों को चूमना। सिजदा तो समझते हो ना, सिजदा तेरा कर ना सकूं, तो बस वो जो सिजदा तेरा का मतलब होता है कि अगर दर्शन तेरे कर ना सकूं, ठीक है। तो दर्शन करने को बोलते हैं सिजदा करना, ठीक है। अब सिजदा करने का मतलब सुल्तान को मिलने अगर आप जाओगे तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? उसके पैरों को चूमना पड़ेगा। तो ये है भाई साहब सिजदा पापोश की नीति को शुरू करना, ठीक है बात। हाँ, ये चीज भी इसने स्टार्ट की। ये 3 चीज याद रखना। अब लोग समझ नहीं रहे हैं इसको कि बलबनी वंश का है। लोग अभी भी नहीं मान रहे कि हाँ ये बलबनी वंश का ही है, ठीक है। लोगों का अभी अलग चल रहा है सिस्टम, ठीक है। अब अगर अभी भी अलग चल रहा है तो अब दिक्कतें होनी शुरू हो गई। अच्छा, लोग सोच रहे हैं कि अबे ये भी ऐसा ही है जैसे आए थे, थोड़ा बहुत नरमी दिखा रहा है बस। अच्छा, तो इसने क्या काम करा? इसने ये काम कर दिया भाई कि लोगों के सामने एक नवरोज फेस्टिवल स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया? नवरोज फेस्टिवल। नवरोज त्योहार की शुरुआत कर दी। नवरोज त्योहार को स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है। चलिए, अब जो नवरोज फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा ये केवल एक पर्शियन फेस्टिवल है, नवरोज फेस्टिवल। तो तब लोगों ने डरना शुरू करा, अबे ये फारसी है। लोग फारसी लोगों से डरते थे, लोग जो थे वो फारसी लोगों से बहुत ज्यादा डरते थे।
तो जब इसने नवरोज फेस्टिवल को स्टार्ट किया तो लोग डर गए। ये एक फारसी त्योहार होता है, देखा जाए तो फारसी न्यू ईयर होती है। दिस इज पर्शियन न्यू ईयर, ये एक पर्शियन न्यू ईयर होती है। ये आज की डेट में भी मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। क्लियर है जी? हाँ, अच्छा जी, ये सब क्लियर है। हाँ, इसके अलावा बलबन के कुछ उपाधियां और उपनाम भी है। बलबन की उपाधि या उपनाम, बलबन की उपाधि या उपनाम, उपाधि स्लैश उपनाम, सब नेम्स या टाइटल कुछ इसके आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ इसके टाइटल्स एंड कुछ सब नेम्स। तो इसके टाइटल्स या सब नेम जो आपको देखने को मिल जाएंगे वो आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें सर टाइटल्स या सरनेम, पहला है इसका उलूग खान, ठीक है। दूसरा इसका बहारुद्दीन भी, पूरा नाम है इसका बहारुद्दीन, गयासुद्दीन बहारुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बहारुद्दीन बलबन, बहारुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बहारुद्दीन बलबन, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। तो ये उसको उपाधि या उपनाम है। जब आप इसको नोट कर लेंगे मुझे बता देना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, चौहान आपकी कमेंट मुझे दिख रही है, टेंशन फ्री रहा। ईरानी या फारसी, बेटा 1937 में जो फारसी शब्द था उसको ईरानी शब्द से बदल दिया गया। 1937 में ये किया गया है काम, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं पता है आपको तो मैंने बता दी है, उम्मीद है कि आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। अगले पेज पर इसके अगले काम देखेंगे और क्या क्या काम इसने करे हैं। अब इसने क्या काम किया था, इसने चहलगानी का अंत कर दिया था, तो अब इसको दो विभागों की जरूरत पड़ेगी जो इसकी रक्षा करेंगे। तो इसमें दो विभागों की स्थापना की, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे, बलबन का ही पूरा पोर्शन चल रहा है तो बलबन के बारे में बात चल रही है। तो बलबन के द्वारा दो विभागों की स्थापना की गई है। बलबन के द्वारा क्या किया गया, दो विभागों की स्थापना की गई है, दो विभागों की स्थापना की गई है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टू डिपार्टमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टू डिपार्टमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टू डिपार्टमेंट, टू डिपार्टमेंट्स। तो इसने क्या दो विभागों की शुरुआत कर दी है। कौन कौन से, एक तो इसके द्वारा बनाया जाता दीवाने अर्ज, एक तो इसने बनाया दीवाने अर्ज, और एक बरीद ए मुमलिकात। एक तो इसने बनाया दीवाने अर्ज, अर्ज, और एक इसने बनाया बरीद ए मुमलिकात, बरीद ए मुमलिकात, बरीद ए मुमलिकात। पहला जैसा मैंने बताया इसने बनाया दीवाने अर्ज, और दूसरा है बरीद ए मुमलिकात। ठीक है, तो ये दो इसके द्वारा बनाए गए। क्लियर बात है जी? हाँ, दोनों में क्या फर्क था वो समझ लीजिए। तो जो दीवाने अर्ज होता है ये एक प्रकार का सैन्य विभाग था, डिपार्टमेंट था, सैन्य, सैन्य यानी मिलिट्री वाला, ये मिलिट्री वाला था, मिलिट्री वाला था। और बच्चे बरीद ए मुमलिकात जो था ये गुप्तचर था, गुप्तचर, स्पाई डिपार्टमेंट था, जो राजा को पहले ही बता देता था कि ये कुछ होने वाला है ऐसा। क्लियर? चलिए, इसके अलावा अगला पॉइंटर है इसी में कि बलबन ने और क्या किया। एक और समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो इस्लाम होता है, इस्लाम, इस्लाम के अंदर दो अवधारणाएं होती हैं, ठीक है। इस्लाम के अंदर क्या अवधारणाएं होती है, दो अवधारणाएं होती हैं। वो दोनों अवधारणा बताइए। इस्लाम में दो अवधारणाएं होती हैं,
इस्लाम में दो अवधारणा होती है। इस्लाम में दो अवधारणा है। एक तो है, इधर ऐसे बनाना पड़ेगा, ये इस्लाम में दो अवधारणाएं हैं ऐसे। एक है नियामत ए खुदाई और एक है जिल्ले इलाही। एक है नियामत ए खुदाई और एक है जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही, ठीक है, दो चीजें होती है, नियामत खुदाई और जिल्ले इलाही, अलग अलग चीज है। अब नियामत खुदाई क्या कहती है कि सबसे ऊपर खुदा है, खुदा के बाद आता है खलीफा या पैगंबर, या तो पैगंबर, पैगंबर मोहम्मद जो थे, या फिर खलीफा, और खलीफा के बाद आता है सुल्तान। तो ये पूरी इसमें थ्योरी होती है, इसमें पैगंबर या खलीफा को माना जाता है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन होती है जिल ए इलाही की, जिल ए इलाही की। अब जो जिल ए इलाही की कंडीशन होती है, इस कंडीशन में क्या कहा जाता है कि ऊपर खुदा और नीचे शासक, ऊपर खुदा और नीचे होता है शासक, खुदा के बाद सीधा शासक है, कि शासक के द्वारा कही गई बोली खुदा के शब्द है। दिस इज कॉल्ड शैडो ऑफ द गॉड, दिस इज कॉल्ड शैडो ऑफ द गॉड, शैडो ऑफ गॉड। तो जो बलबन था, बलबन ने नियामत खुदाई को नहीं माना, ठीक है। माना किसको? जिल्ले इलाही को माना गया। बलबन ने इस चीज को फॉलो किया, बलबन फॉलो जिल्ले इलाही सिस्टम। बलबन ने किस चीज को फॉलो किया? बलबन ने जिल्ले इलाही को फॉलो किया। बलबन फॉलोड जिल्ले इलाही। तो बलबन के द्वारा जो अपना समर्थन है वो किसको दिया जाता है? जिल्ले इलाही को समर्थन दिया गया बलबन के द्वारा। बलबन ने इसका क्या किया? बलबन ने इसको समर्थन दिया। तो पेपर में आएगा कि बलबन के द्वारा इस्लाम की कौन सी अवधारणा को माना गया? वो जिल्ले इलाही है। वो कहता था कि मैं ही भगवान हूं, मेरे द्वारा कहे गए शब्द वो हैं जो भगवान कह रहे हैं, तो मैंने जो कहा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। इसको फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
हाँ भाई, बहुत। ये क्या कर रहा है, ये तुर्क भी कहता था, ये खुद को तुर्क कहता था। बेटा तुर्क जाति होती है, तुर्क जाति होती है, ठीक है। अवधारणा को इंग्लिश क्या होती है, अच्छा नेचर्स बोल देते हैं, ठीक है। थ्योरीज ऑफ इस्लाम। थ्योरीज होती हैं इस्लाम के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। आचार्य जी संपन्न हुआ। प्रखर श्रीवास्तव, बहुत बेहतर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए इसके बारे में। सर इसने गढ़मुक्तेश्वर में मस्जिद बनवाई है, जी हाँ, गढ़मुक्तेश्वर में इसने मस्जिद बनवाई है। गढ़मुक्तेश्वर यूपी के अंदर है, और गढ़ गंगा जी के मेले में मैं भी जाया करता था पहले, ठीक है। वो नहाने के लिए जाया करे हैं, 15 तारीख का है ना अभी, तो वहां पे, हाँ भाई मेरे गांव के सब जा रहे हैं। अब यहां पे और समझिएगा बलबन के बारे में। बलबन के बारे में अन्य कुछ बातें और देख लीजिए बलबन के बारे में। अब जैसे बलबन है ना, इसी के बारे में थोड़ी बातें और। बलबन, अब इसके द्वारा और भी क्या कुछ कोई काम किया गया, इसने बलबनी सिक्के चलवाए। ही इशूड बलबनी कॉइन्स, ही इशूड बलबनी कॉइन्स, बलबनी कॉइन्स। इसने क्या काम किया जी, इसने बलबनी सिक्के चलवाए थे, इसने बलबनी सिक्के चलवाए। इसने क्या काम किया, इसने बलबनी सिक्के चलवाए थे, ठीक है जी हाँ। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, इसने दिल्ली में लाल महल बनवाया, दिल्ली में लाल महल बनवाया, लाल महल बनवाया, दिल्ली में लाल महल बनवाया, ठीक है। तो ही मेड रेड पैलेस ऑफ दिल्ली। बेटा लाल किला अलग है, लाल महल अलग है, ठीक है। चलिए लाल महल अलग है, रेड पैलेस अलग है, लाल महल अलग है, रेड पैलेस अलग है, ठीक है, याद रखना। क्लियर बात है, हाँ। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में आपको थोड़े से याद रखने। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट जानकारी इसके बारे में आपको इतनी ज्यादा खास याद नहीं रखनी है। इसके दो पुत्र हैं, ये भी याद रखना। बलबन के दो पुत्र हैं, इसके पुत्र, दो पुत्र आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बलबन के पुत्र आपको देखने को मिल जाएंगे दो। एक है मोहम्मद खान, मोहम्मद खान, ठीक है, मोहम्मद खान। और एक है बच्चे बुगारा खान, एक है बुगारा खान, बुगारा खान, बुगारा खान, बोगारा खान। एक मोहम्मद खान और एक बोगारा खान, ठीक है। चलिए, तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा याद रखना। अच्छा, ये बलबन के दोनों बच्चों के बारे में मैंने आपको बताया। ही गॉट टू सन्स, he got two sons, he got two sons as I told you। अब इसमें एक पेपर में क्वेश्चन बना, सीजीएल मेंस में, सीजीएल मेंस में क्वेश्चन बना था कि बुगारा खान का विद्रोह कब हुआ। तो भाई 1286 में इसने बलबन के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया था। 1286 में इसने विद्रोह किया था, इसने विद्रोह किया था, विद्रोह किया तथा बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। विद्रोह किया और इसने बंगाल व उड़ीसा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, बंगाल व उड़ीसा पर कब्जा किया, उड़ीसा पर कब्जा किया, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, इसने विद्रोह किया था, ये थोड़ा सा याद रखना पॉइंट। लाल महल कहां पर है, अबे आंख तो खोल ले बाबू, दिल्ली नहीं लिख रहे हैं। क्लियर, चलिए इसके बाद आगे बढ़िए। अब 1285 में दिल्ली पर मंगोली हमला हुआ। 1285 से 87 के बीच में दिल्ली पर मंगोल हमला। दिल्ली पे नहीं, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल हमला। दिल्ली सल्तनत बहुत फैली हुई थी ना। मंगोल आक्रमण, मंगोल आक्रमण,
मंगोल आक्रमण। तो एक अटैक हुआ है जिसको बोलते हैं मंगोलियन अटैक। मंगोलियन अटैक आपको देखने को मिलेगा। तो अब ये जो मंगोलियन अटैक आपको देखने को मिला है 85 से लेकर 87 के बीच में, उस मंगोलियन अटैक को समझना, बहुत ध्यान से बताऊंगा। इसी मंगोलियन अटैक में 1287 में पंजाब में मंगोलों के विरुद्ध युद्ध करते हुए मोहम्मद खान की मृत्यु होती है। मोहम्मद खान की मृत्यु। तो ये जो मोहम्मद खान आपको देखने को मिल रहा है, बलबन का बेटा है बड़ा वाला, उसकी डेथ होती है। यहां पे भी लिख देता हूं, डेथ ऑफ मोहम्मद खान इन एट पंजाब। डेथ ऑफ मोहम्मद खान कहां हुई है? पंजाब लोकेशन में। ठीक है, पूछा गया डेथ कहां हुई है, तो पंजाब में इसकी डेथ हुई है। ठीक है, अब जब इसकी डेथ यहां पर हुई है, याद रखना, जब ये बात बलबन को पता लगी तो बलबन ने अपने मन में क्या सोचा, यार बताओ, पूरा जीवन मैंने अपने बच्चों को समर्पित कर दिया, एक गधा क्रैक निकल के मुझे मेरे ही खिलाफ विद्रोह करके बंगाल में उड़ीसा पे चला गया, एक बेटा मेरा मारा गया, क्या बचा मेरे जीवन में? तो वो बहुत ज्यादा ना, आप ये मान लीजिए, डिस्प्रेशन में चला गया। लोग डिप्रेशन में जाते हैं, ये डिस्प्रेशन में चला गया, बुद्धि खराब, क्या करेगा बेचारा। खैर, डिस्प्रेशन में जब ये चला गया तो 1287 में इसकी भी मृत्यु हो गई डिस्प्रेशन के चलते। याद रखना, 1287 में पुत्र वियोग में इसकी मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग में मृत्यु। ठीक है, याद रख लेना, पुत्र वियोग में मृत्यु इसकी हो गई। डाइड इन मेमोरी ऑफ हिज सन, पुत्र वियोग में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, याद रखना। तो बस ये आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद अगला रूलर कौन बना है? इसका पोता बना है क्वैकाबाद। इसके बाद अगला रूलर कौन बना है? बलबन का पोता, ग्रैंडसन ऑफ बलबन, अगला रूलर बना, जिसका नाम था मोइजुद्दीन क्वैकाबाद। तो नेक्स्ट रूलर आपको कौन देखने को मिल जाएगा? बलबन का ग्रैंडसन। अगला शासक कौन देखने को मिल जाएगा? बलबन का पोता, जिसका नाम था कैकुबाद। पूरा नाम मोइजुद्दीन कैकुबाद। लिख लीजिए। ठीक है, फटाफट नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। राहुल बेटा लिख लो। हाँ, देखो, दादा पोता का एक अच्छा रिलेशन आपको देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में काफी अच्छा रिलेशन देखने को मिलेगा, इवन बिहार में भी बहुत अच्छा। लेकिन हाँ, अगर मैं बात करूं स्पेशली जो ये एरिया है, जैसे हमारा वाला एरिया है, ठीक है, मेजरली यार सारा एरिया वैसे हमारा ही है, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं आपको उत्तर प्रदेश के ये डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मेरठ हुआ, बुलंदशहर हुआ, मुरादाबाद तो नहीं, मेरठ, बुलंदशहर, और ये बागपत, शामली, सहारनपुर, और हरियाणा का ये रोहतक, शामली, रोहतक हो गया, और जींद हो गया, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट अपने मजबूत से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो जो है हुक्का चिलम का काफी ज्यादा फेमस बातचीत देखने को मिलती है। तो पोते कई बार अपने दादाजी के लिए चिलम वगैरह एकदम धुआंधार तरीके से भर भी देते हैं। ठीक है, याद रखना। हो गया नोट? बुगारा खान का क्या हुआ? बुगारा खान भाई वहीं पे चला गया बंगाल में, उसने अपना जो रूल है वो स्टैब्लिश कर दिया है। चारू इसको नोट कर लो, आगे बढ़ता है। भिवाड़ी भी है, अरे भाई बिल्कुल भिवाड़ी भी है, क्यों नहीं है? भिवाड़ी है, मंदरगढ़ है, भिवाड़ी है, क्यों नहीं है?
गच्ची चीज है भाई सब। ठीक है, ऐसे तो वो चरखी दादरी है, ये नया डिस्ट्रिक्ट बना पर बढ़िया है। और रोहतक है, ठीक है, ठीक है, फतेहपुर भी है, बिल्कुल है। अब रुक जाओ, मुझे डिस्ट्रिक्टों के नाम पता है, ठीक है, आगे देख लो। हमारे नहीं, तुम्हारे यहां नहीं होता। अरे मैं वही बता रहा हूं कि ईस्टर्न साइड काफी कम होता है, हमारे यहाँ वो हुक्का चिलम थोड़ा ज्यादा जो है ट्रेंड में रहता है कई बार। अच्छा, ये चीज आपने लिख ली, तो नेक्स्ट रूलर आप लिख लेंगे। अगला रूलर कौन है आपका? मोइजुद्दीन कैकुबाद। मोइजुद्दीन कैकुबाद, तो लिख लीजिए मोइजुद्दीन कैकुबाद। कैकुबाद तो लिख लेना भाई, इसके साथ इसका कार्यकाल कितना है? कार्यकाल 87 से लेके और लगभग 90 तक इसका रहता है, पूरा टेन्योर है। 87 से लेके 89, वही कुछ पुस्तकों में इसको 90 भी लिखा गया है, 90 भी लिखा गया है। ये ज्यादा सही है बाबू, ठीक है, उसको कम माना जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने पिया है हुक्का? नहीं भाई यार, मैंने हुक्का नहीं पिया। हाँ, लेकिन वो क्या है कि मेरे पापा के दोस्त वगैरह आते हैं तो उनके लिए भर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, मेरे पिताजी भी नहीं पीते भाई हुक्का, ठीक है। हाँ, लेकिन वो है कि हुक्का पानी चलता है हमारा मतलब उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि जैसे 4 लोग बैठ जाते हैं पंचायत में, तो वैसे बैठते हैं अपन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मौजूदीन कैकुबाद के बारे में समझना, इसके द्वारा प्रमुख कार्य क्या किया गया है। इसका प्रमुख कार्य केवल एक है, इसने किलोखरी महल बनवाया था। दिल्ली में किलोखरी महल का निर्माण कराया गया। दिल्ली में किलोखरी महल बनवाया, दिल्ली में किलोखरी महल का निर्माण कराया, किलोखरी महल का निर्माण कराया। निर्माण कौन सा? किलोखरी महल इसने बनवाया था, किलोखरी महल, किलोखरी, दिल्ली में किलोखरी महल का निर्माण कराया। ठीक है, चलिए इसके बाद आप समझना, ये चीज मैंने आपको बता दी। इसका एक मंत्री हुआ करता था, इसका एक मंत्री हुआ करता था, मंत्री। मंत्री को नोबल भी बोल लेते, मिनिस्टर भी बोल लेते। तो इसका एक मिनिस्टर हुआ करता था, और इसके मिनिस्टर का नाम क्या था? सर जी, इसका जो मिनिस्टर हुआ करता था उसका नाम था मलिक फिरोज। मलिक फिरोज नाम था, मलिक फिरोज नाम था। ठीक है, जिसका वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, इसका वास्तविक नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी लिख लीजिए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी लिख लीजिए, जो लिखना चाहो बेटा लिख लो। खिलजी ये नाम था एक्चुअल में इसका। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी क्या करता है? 1287 में इसकी हत्या कर देता है। ये जो मलिक फिरोज है, यही 1289 में, यही 1289 में कैकुबाद की हत्या कर देता है। कैकुबाद की हत्या कर देता है, कैकुबाद की हत्या कर देता है। तो इसकी पार्किंग लग गई, एक और हत्या। ठीक है, याद रखना, इसकी भी हत्या कर दी। ठीक है, याद रखना, कैकुबाद की हत्या जो है कर दी जाती है यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट रूलर कौन बनेगा? नेक्स्ट रूलर कौन बनता है? सर इसका बेटा, कैकुबाद का बेटा कैमुशर्स। कैमुशर्स, इसके बाद नेक्स्ट जो है कैकुबाद का बेटा, कैकुबाद का बेटा जिसकी उम्र 4 वर्ष है लगभग, जिसका नाम क्या? कैमुशर्स। कैमुशर्स कुछ किताबों में बताया गया है कि ये इसका भाई था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कैमुशर्स का बेटा था। इसकी एज कितनी है कैमुशर्स की? इसकी एज है 4 या 5 ईयर्स। एज, आयु
4 या 5 साल का था, 4-5 ईयर्स। तो ये अल्पवयस्क है, माइनर है, माइनर क्या है, माइनर है, माइनर। ठीक है, याद रखना। इसका कार्यकाल कितना है, इसका कार्यकाल कितना है, टेन्योर कितना है इसका, 1289 से 90। इसकी हत्या भी मलिक फिरोज के द्वारा कर दी जाती है और उसके द्वारा खिलजी वंश की स्थापना की जाती है। ठीक है, चलिए याद रखना, इसकी भी हत्या कर दी गई, कैमुशर्स इसकी भी हत्या कर दी गई 1290 में। इसकी हत्या 1290 में मलिक फिरोज द्वारा हत्या, मलिक फिरोज द्वारा हत्या, मलिक फिरोज द्वारा हत्या, 1290 में मलिक फिरोज द्वारा हत्या। और ये जो मलिक फिरोज है यही खिलजी वंश की नींव रखता है, क्योंकि यही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, तथा यही क्या रखता है, यही खिलजी वंश की नींव रखता है, यही खिलजी वंश की नींव रखता है, यही खिलजी वंश की नींव रखता है, खिलजी वंश की नींव रखता है। He established Khilji dynasty. Established Khilji dynasty. Established Khilji dynasty. इसी के द्वारा खिलजी वंश की नींव भी जो है रखी गई है। तो ये रहा। सर इसमें एडी लगेगा? हाँ बेटा एडी लगता है, एडी ईयर होती है, दीज आर एडी ईयर्स। या तो इनको एडी ईयर्स बोल लीजिए या इसको सी ईयर्स बोल लीजिए, दोनों ईयर्स इसके लिए पॉसिबल है। एनो डोमिनो लिख लो या कॉमन एरा लिख लो, दोनों पॉसिबल है। पूछा जाएगा गुलाम वंश का अंतिम रूलर कौन था? कैमुशर्स गुलाम वंश का अंतिम रूलर था। रजिया कहां है? अबे रजिया मर गई, रजिया। अबे दिसू, रजिया को आप ढूंढ रहे हो? हाँ जरूर भाई आयुष। तो यहां तक ये पूरी थ्योरी आपकी रहेगी आज की क्लास की। ठीक है, क्वैकाबाद किसका बेटा था? कैकुबाद किसका बेटा? मोहम्मद खान का, प्रिंस मोहम्मद खान का बेटा था। कुछ वेबसाइट पे गलत लिखा हुआ है, जो आप सोच रहे हो वो गलत लिखा है। बालक को मार दिया गद्दी के लिए। हाँ, कैमुशर्स की हत्या कर दी जाती है। अरे 4 साल का था, उसकी भी क्या ही हत्या कर दी जाएगी है? सर ये बदला नहीं लेते थे? अबे बदला कहां से लेंगे, दोनों ही मार दिए, बदला कौन लेगा है? रोहित शर्मा बिजनौर, अच्छा आप बिजनौर के हो रोहित, बहुत बढ़िया, मैं जानता हूं आपको, आप पुराने एक बैच में भी थे। ठीक है, ठीक है भाई, चलो उम्मीद है कि आप ये सभी चीजें समझ चुके होंगे। और जो बच्चे, अब एक तो बात कर लेते हैं, आपकी क्लास यहां कंप्लीट होती है। बाकी अगर मैं आपको बताना चाहूं तो बच्चे अगली क्लास में जब हम स्टार्ट करेंगे तो अगली क्लास में हम पढ़ रहे होंगे क्या चीज? अगली क्लास में हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ी एग्जाम की बात कर लेते हैं। छठ पूजा की छुट्टी कब से? भाई छठ पूजा की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मजबूत तरीके से आप छठ मनाइए। अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, अभी आपको आगे एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी है? ठीक है, तो आपको क्या दिशा निर्देश रखने हैं? पहली बात बहुत ध्यान से समझना, मैं रोज ये बात नहीं बताऊंगा, अभी बता रहा हूं तो ध्यान से देख लो। हाँ, स्ट्रेटेजी पहले आपको ये रखनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि आप अपने एग्जाम के लिए जितना मैं आपको बता रहा हूं, ये थ्योरी तो आप पढ़े ही पढ़े। जो भी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, ये थ्योरी आप पहले पूरी पढ़िए। जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, जब आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए तब आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करें इसका एक पैटर्न होना चाहिए। पहले आप चैप्टर वाइज पढ़िए, चैप्टर वाइज, जैसे या चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज कह लीजिए आप, यूनिट वाइज। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसके अंदर इन सभी के आप मॉक दे लीजिए,
ठीक है, जैसे पहला एक मॉक आप दे लीजिए इसका, एक मॉक आप दे लीजिए इसका अर्ली मेडावल इंडिया का, फिर एक मॉक आप दिल्ली सल्तनत का दे लीजिए, फिर एमरजेंस ऑफ प्रोविंशियल किंगडम का, देन मुगल्स का एक मॉक दे लीजिए। ओवरऑल अगर क्वेश्चंस की बात करूं तो 50-60 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे आपके, और तकरीबन 70-80 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे, 50-60 क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे, और तकरीबन 90 के क्वेश्चन 80-90 क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़िए, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़िए, ठीक है, कि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या कुछ करना है, कैसे करना है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, ठीक है बाबू। तो मॉडर्न हिस्ट्री में इसके जैसे चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन कर देंगे। जब आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दें, उसके बाद अगला स्टेप है, ये है आपका स्टेप 1। सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं, सबसे स्टेप 1 है आपका ये थ्योरी को कंप्लीट करना, स्टेप 2 है आपका चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना, और उसके बाद स्टेप 3 आपका क्या है, मिसलेनियस प्रैक्टिस करना, मिसलेनियस प्रैक्टिस करना, विविध प्रैक्टिस करना, जिसमें आप मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, उसमें पूरे हिस्ट्री मर्ज हो जाएगी, ठीक है, पूरी हिस्ट्री मर्ज हो जाएगी इसमें। इसमें आपकी जो हिस्ट्री होगी वो एंशिएंट भी होगी, मेडावल भी होगी, मेडावल भी होगी एंड मॉडर्न भी होगी। और ये जो पूरा पैटर्न है जो मैंने आपको बताया है, स्ट्रेटेजी कंप्लीट जीएस पर लागू होती है। इसमें आपकी पॉलिटी भी होगी, पॉलिटी के लिए भी आप यूनिट वाइज प्रैक्टिस कीजिए, ज्योग्राफी भी होगी, हिस्ट्री भी होगी और इको भी होगी, हिस्ट्री भी होगी और इको भी होगी, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की, स्टैटिक और करंट की, स्टैटिक और करंट की। सबसे पहली बात स्टैटिक, स्टैटिक को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, यह भी आपको थ्योरी फॉर्मेट में ही करनी है। पहले इसकी थ्योरी करिए, फिर इसके बाद इसके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए। क्या बेटा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस इसकी करनी है आपको। पहले ये स्टेप 1 होगा, उसके बाद टॉपिक वाइज प्रैक्टिस इसकी करनी है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। जब मैंने अपने प्रीवियस बैच में स्टैटिक पढ़ाई थी, मैंने इसके 52 टॉपिक्स आपके कंप्लीट कराए थे, और हर एक टॉपिक को मैंने पहले थ्योरेटिकली कंप्लीट कराया है, जो हैंड रिटन फॉर्मेट है, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं ऐसे हाथ से लिखकर ही पढ़ाया जाता है, हाथ से, जिससे कि आपके नोट्स बहुत अच्छे बने। बड़े लेवल पे नोट्स बनाइए। ये ब्रॉड टॉपिक्स थे आपके, जो किसी भी स्टेट पीएससी के लिए पढ़े जाते हैं, और वो सारे मैंने आपको बताया है। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, जो ये तरीका है इसी के बाद आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। देन बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की भाई पुराने जो बच्चे हैं उन सभी के पास मेरे द्वारा पढ़ाए गए करंट अफेयर्स होंगे आपके पास। जनवरी से लेके अगस्त तक के करंट अफेयर मेरे वाले आपके पास होंगे, ठीक है। जेआर मतलब मेरा नाम है जेआर जीत राणा, आपके पास पड़े हुए होंगे। बची बात सितंबर से लेकर दिसंबर तक, ये आपको एक सिंगल कंपाइलेशन मिल जाएगा, सिंगल कंपाइलेशन मिल जाएगा, ठीक है। जनवरी से लेकर अगस्त तक हर महीने के 4 सेट है, मतलब कुछ महीनों के 3 सेट भी हैं, कुछ महीनों के 3 सेट है, कुछ महीनों के 4 सेट है। आप देख लेना, हर एक सेट में 25 क्वेश्चन है, 25 75 या 25 चौका 100, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के साथ 4 का एक ग्रुप होता है, जैसे एक क्वेश्चन मैं कोई पढ़ा रहा हूं उसके साथ 4 का ग्रुप होता है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 4 का ग्रुप आपका देखने को मिल जाता है। तो कुल मिला के आपके जो क्वेश्चन 1000+ चले जाते हैं, और इसके साथ ही आपको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है बाबू। तो करंट अफेयर्स की बस सीधी बात होती है कि प्रैक्टिस आपने कितनी की है, ये सिर्फ प्रैक्टिस पर निर्भर है, ये प्रैक्टिस पर निर्भर है कितनी प्रैक्टिस आपने की है। इसकी पीडीएफ आपकी अवेलेबल है, शुरुआत वाली जनवरी से अगस्त तक की जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है। कहां पे, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर जाएंगे jitrana.77 पर, उसके बायो में लिंक पड़ी हुई है, उस पर क्लिक करना, करंट अफेयर्स की दोनों बुकलेट आपकी मिल जाएंगी, हैंड रिटन फॉर्मेट वाली जो मैंने पढ़ाया हुआ है। क्लियर बात, ठीक है। याद रखिए, लिख के पढ़ाना इसलिए बेटा जरूरी होता है क्योंकि आप बच्चे हैं और हमको जादूगर नहीं है, बात खत्म। बेटा हम आपके सामने चीजों को लिखेंगे तभी तो आप समझोगे, ठीक बात है। जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे अच्छा लगता था कि कोई मुझे ऐसे लिख के पढ़ाए, लेकिन कोई नहीं पढ़ाता था इस तरीके से, सब वही स्लाइड वगैरह का यूज करते थे। कुछ टीचर्स थे जो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, तो मैंने उस चीज को और बड़े लेवल पर पहुंचाया। जो इंस्टा नहीं चलाता कोई दिक्कत नहीं बेटा, जो इंस्टा नहीं चलाते हैं ऐसी परिस्थिति में आपके लिए जो फाइल्स हैं ये बैच में अपलोड कर दी जाएंगी नोट सेक्शंस में, ठीक है जी हाँ।
उम्मीद है कि आप ये चीज समझ पाए होंगे। स्टैटिक जी की किसमें पढ़ाते थे, पुराने किसी बैच में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। ये आपकी पूरी की पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो रहने वाली है। जीएस के अंदर जो मेजरली बच्चे हैं आप सभी, मैं मान के चलता हूं अगर 25 क्वेश्चंस आपके आने हैं तो 25 क्वेश्चंस ये सीजीएल के या सीएचएसएल के लिए आप मान के चलिए थ्योरी है, तो ऐसी परिस्थिति में 25 में से आप मिनिमम 20 क्वेश्चंस कर पाएंगे। जीडी में आप 15 से 18 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। जीडी के आप 15 से 18 क्वेश्चन सही कर पाएंगे 20 में से, अप टू 20, 20 में से 15 या 18 क्वेश्चन आप आराम से सही कर पाएंगे। ये उसके लिए स्ट्रेटेजी है जी। बहुत अच्छे से पढ़ना। मैं चाहूंगा कि आप इस बार अपना सिलेक्शन लें। और दिल्ली पुलिस के लिए अगर मैं बात करूं, दिल्ली पुलिस के लिए, तो आप 50 में से 42 से 45 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, आप 50 में से, ठीक है, या बहुत ज्यादा हो जाएगा 42 से 45 कई बार, लेकिन आप 40 क्वेश्चन इसमें सही कर पाएंगे। मैं पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूं कि 40 क्वेश्चन आप आराम से ठीक कर सकते हैं। 50 में से 50 भैया नहीं हो सकता, बात खत्म करो, झूठ में बोलता नहीं हूं, बात जो है। हाँ, आप 40 से 45 क्वेश्चन सही करने वाले बच्चे आपके मिल जाएंगे, ठीक है। बात करूं अगर मैं, वही बात है कि सीजीएल का जो पेपर हुआ था 2022 वाला, उसमें मेरे जो 25 में से सही थे, मेरे 22 क्वेश्चन सही थे, 25 में से 22 सही थे सीजीएल्स में मेरे। उसके बाद सीजीएल मेंस में जो जीएस हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसके अंदर भी मेरे जो क्वेश्चन सही थे वो उसमें भी 23 क्वेश्चन सही थे मेरे, ठीक है। तो ये आपके लिए तरीका बेटा हो सकता है। एनटीपीसी वगैरह के लिए, जैसे एनटीपीसी या रेलवे के अंदर है, उसमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करें, अभी सबसे बड़ा सवाल है कहां से करें, इसका सोर्स आपका क्या हो सकता है। सोर्स मैं आपको 2 बता रहा हूं। पहला सोर्स बेटा आपका ये हो सकता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर खरीद लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर आप खरीद लीजिए, ठीक है, मार्केट से खरीद लीजिए, मार्केट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर आप मार्केट से खरीद लीजिए, आप बहुत अच्छा करेंगे। दूसरा सोर्स आपका क्या हो सकता है, जैसे सोर्स ए जो आप पढ़ सकते हैं। एक और सोर्स आपका हो सकता है कि आप हमारे करियर विल का अपना ना एक मॉक टेस्ट ऐप है, करियर विल टेस्ट सीरीज, आप यहां देख लीजिए, यहां पर भी आप अच्छा प्रैक्टिस कर पाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और तीसरा सोर्स आपका क्या हो सकता है, मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, प्रैक्टिस बाय मी, मेरे द्वारा आपको प्रैक्टिस करा दी जाएगी, जिसके अंदर मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके लिए करा दूंगा। मैं खुद प्रैक्टिस आपको करा दूंगा। कब कराऊंगा, जल्दी इसको स्टार्ट कर लेंगे सून, ठीक है। आई एम नॉट गिविंग यू एनी डेट, जल्दी इसको स्टार्ट कर लेंगे। करियर विल टेस्ट सीरीज ये आपका प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप देख लेना। प्रीवियस ईयर पेपर अगर मार्केट से खरीदना चाहो कोई भी खरीद लेना, कोई इसमें डिफाइन नहीं है, आप कोई भी खरीद लो, ठीक है बाबू जी। हाँ मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे। और बाकी भाई जीवन है, अच्छे तरीके से चलना चाहिए, आप नौकरी पाइए, जीवन में सुखी रहिए, अच्छा आपको लगेगा, ठीक है। बाकी कोई भी आपको डाउट होता है आप मुझे भेज सकते हैं जीत राणा रोड 77 पर, वहां पर मैं और भी चीजें डालता रहता हूं, अगर अच्छा लगे आप वहां पर भी आ सकते हैं, भाइयों वाली बात है, ठीक है। हाँ, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा मैं पॉलिटी, हिस्ट्री, स्टैटिक, करंट, इन सब को मैं देख लूंगा, ठीक है। बाकी आपके लिए चीजें होती रहेंगी, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये चीजें अश्योर कर रहा हूं, ठीक है। नाउ आई एम डिलीटिंग द स्लाइड्स। ये वाली स्लाइड मैं आराम से डिलीट कर देता हूं, क्योंकि मैंने जैसे बताया ये उन बच्चों के लिए था जो अभी लाइव रुके हैं, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस के साथ कोई छेड़खानी नहीं, कोई प्रमोशन, कोई कुछ नहीं है, ये सीधी बात है। आगे कोई स्लाइड नहीं है, आपका जो सिलेबस है वो आपको एक्यूरेट मिल जाएगा, किसी प्रमोशन की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है बाबू। अब बताइए, अगर आप में से किसी बच्चे को कोई भी समस्या है, अब मैं आपके सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, बताइए। टेलीग्राम क्या है आपका, बच्चे मैं टेलीग्राम नहीं चलाता। मैथ का कुछ बता दीजिए बेटा, मैं मैथ नहीं पढ़ाता, मुझे आपके जैसा टीचर बनना है। आप जरूर बन पाएंगे अनकेश, ठीक है, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे, आप मुझसे भी अच्छा कर पाएंगे। जी हाँ, मैं चाहता हूं आप मुझसे भी अच्छा करें। सर करंट अफेयर्स कितने मंथ की पढ़नी चाहिए, 1 साल की पढ़ो यार मिनिमम। पीवाई के लिए कोई बेस्ट बुक है, कुछ बेस्ट नहीं होता, जो आप अच्छे से पढ़ लें वो बेस्ट है। सर सॉन्ग सुना दीजिए, कौन सा सुनाऊं? यार मेरी ना नाक बंद है, ठीक है, मुझे ना जुकाम हो रखा है, तो आप जो भी बोलोगे मैं वो आपको बता दूंगा।
सर फिजिक्स या केमिस्ट्री के लिए बता दीजिए यार। मैं हालांकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, और हाँ मैं फिजिक्स में मेडलिस्ट भी हूं, लेकिन भाई मैं फिजिक्स साइंस पढ़ाता नहीं, अब पहले पढ़ाता था, अब नहीं पढ़ाता। सर आपकी यूट्यूब पर स्टैटिक जी के मिल सकती है, सर्च कर लेना, पढ़ी है बहुत वीडियो, मेरी बहुत सारी वीडियो स्टैटिक की यूट्यूब पर भी पढ़ी है, पर सारी नहीं पढ़ी है। क्या कह रहे हैं? पुराने वाले बैच कहाँ मिलेंगे? अरे ये ऐप पे मिलेंगे, करियर पे। सर आपके नोट्स अच्छे रहेंगे या खुद बनाए? खुद बनाओगे अच्छा रहेगा। हमारे नोट से पढ़ना चाहते हो उससे पढ़ लो। ओके। राजस्थानी सॉन्ग सुना दो यार। राजस्थान का है ना, मुझे सारे याद नहीं है, मतलब कुछ एक याद थे पहले, अब राजस्थान का कोई गाना मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, अच्छा लगा मुझे आपके साथ बात करके, और हमेशा इसी तरीके से चीजें अच्छी रहनी चाहिए। भाइयों वाली बात बताइए, ये जो बात मैंने अभी आपको बताई थी ना सिलेबस की, ये एक एज ए टीचर से ज्यादा मैंने आपको भाइयों वाली बात बताई थी, अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है? कोई दिक्कत आती है मैं हूं आपको, जो थ्योरी में पढ़ा रहा हूं इसके बाद आप किसी भी कंपनी के मॉक लगा लो, किसी भी कंपनी के प्रीवियस ईयर लगा लो, किसी भी पेपर के प्रीवियस ईयर लगा लो, आप अच्छा करोगे, ठीक है? चलो चलो चलो, आप कल मिलेंगे आपसे, आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते रहेंगे आपसे इसी प्रकार से, ठीक है? चलिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।